आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज को देखने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज होता क्या है। यदि त्रिभुज का परिभाषा पूछा जाएगा, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज क्या होता है कि तीन असंरेख बिंदुओं से, इसका परिभाषा में हम लोग लिखेंगे तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का परिभाषा के रूप में हम लोग ये लिख सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझते हैं हम लोग असंरेख क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक बिंदु इधर है, तब ऐसी स्थिति में इसे हम लोग असंरेख कहेंगे। असंरेख कहने का मतलब वैसे बिंदु, दो या दो से अधिक वैसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो, उसे असंरेख कहते हैं। तो इन तीन असंरेख बिंदुओं को यदि आपस में मिलाया जाए, यहाँ से इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं, तो एक त्रिभुज ये बन जाता है आपका। ठीक है, तो असंरेख क्या होगा, तो इसे दो या दो से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो उसे असंरेख कहेंगे, और संरेख क्या होगा, जो सीधी रेखा में स्थित हो। तो तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में यदि पूछा जाए कि इस त्रिभुज के भुजा कितने हैं, तो हम लोग इसके भुजा से परिचित है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा। यदि इसका हम लोग नामकरण करते हैं, इस त्रिभुज का नाम डाल देते हैं, इस त्रिभुज को हम लोग ABC कह दें यदि, तो इसमें कौन कौन भुजा हो जाएंगे, तीन भुजा। तो एक भुजा AB, एक BC और एक CA मान लेते हैं, ये तीन भुजा ये है। ठीक है, शीर्ष कितने हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष यहाँ पे कौन कौन है, तो शीर्ष क्या होता है, तो दो रेखाखंड जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को शीर्ष कहेंगे। तो एक यहाँ से B से A और एक C से A गया हुआ है, तो ये बिंदु पर मिल रहा है यहाँ पे, तो A एक शीर्ष होगा, उसी प्रकार B शीर्ष होगा और एक C शीर्ष होगा। उसके बाद यदि कोण का बात करते हैं, कोण भी कितने हैं, तो तीन कोण होते हैं। तो कोण A हो जाएगा, दो बिंदुओं के मिलने से या दो रेखाखंड के मिलने से बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है, एक यहाँ पे कोण बन रहा है और एक यहाँ पे कोण बन रहा है, तो इसे कोण A, कोण B और ये कोण C होगा, तीन कोण होंगे। ठीक है, यदि हम पूछते हैं कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो इसका जो उत्तर होगा, तो त्रिभुज का हम लोग कहेंगे त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। अब 6 अंग कौन होगा, तो इसका तीन भुजा होगा और तीन कोण होगा। ठीक है, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, तो 6 अंग में तीन भुजा शामिल है और तीन कोण शामिल है। ये त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ये सभी जानते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एक सर्वांगसम के बारे में, कि त्रिभुज सर्वांगसम कब कहे जाते हैं। इसको हल्का सा परिचित कर लेते हैं, इससे हम लोग हल्का सा परिचय कर लेते हैं। त्रिभुज है जो सर्वांगसम कब होता है, ये सर्वांगसमता हमको पढ़ना है 9th क्लास में, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि, ठीक है, कोई भी त्रिभुज को यदि हम लोग सर्वांगसम कहेंगे कब, यदि उसके आकार
उसके आकार, आकार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शेप। यदि उसके आकार और आमाप, इसे इंग्लिश में साइज कहा जाता है। यदि उसके आकार और आमाप, ठीक है, समान हो। कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि उसके आकार और आमाप समान हो, तब ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। दूसरे शब्दों में यदि कह दे, यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर है, ये एक त्रिभुज है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम यदि हम लोग कहें कि ABC, ये आपका नाम डाल देते हैं हम लोग PQR, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कब? यदि इस त्रिभुज को उठा करके हम लोग यदि इस त्रिभुज पे रखें तो दोनों त्रिभुज को पूरी तरह से ढक ले, यानी ABC त्रिभुज जो है PQR को पूरी तरह से ढक लेगा, तो ऐसी स्थिति में ये सर्वांगसम होगा, यानी सभी तरह से ये बराबर होंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम का चिन्ह, सिंबल क्या होता है? सर्वांगसम को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, ये सर्वांगसम का सिंबल है। तो कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उसका आकार यानी शेप और आमाप, साइज दोनों समान हो, तो इसी स्थिति में वे दोनों सर्वांगसम होंगे। ये हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग को इसमें पढ़ना है समरूप। तो यदि सर्वांगसम ये है तो समरूप क्या होगा, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई दो आकृतियां समरूप होगी यदि उसके आकार अर्थात शेप समान हो। ठीक है, कोई भी दो आकृति को हम लोग समरूप कहेंगे। कब? जब उसका आकार यानी शेप समान हो, एक ही तरह देखने में दोनों लगे, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों फिगर को हम लोग समरूप कहेंगे। लेकिन शेप समान होना चाहिए। लेकिन साइज के बारे में क्या कह सकते हैं, तो साइज जो होगा या तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दो आकृतियां समरूप होगी यदि उसके आकार समान हो, परंतु आमाप को इंग्लिश में साइज कहते हैं। आमाप यानी साइज समान होना आवश्यक नहीं है। समान मतलब बराबर, समान होना आवश्यक नहीं है। ये समरूपता का कथन है। समरूप कोई भी आकृति कब होगा, जब वह दिखने में एक समान लगे, यानी उनका आकार समान हो। शेप सिर्फ समान होना चाहिए, ठीक है ना, आकार समान होना चाहिए, दिखने में एक जैसा लगे। साइज से कोई मतलब नहीं, साइज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, साइज पे निर्भर नहीं करता। उसका जो समरूपता का जो बात है वो किस पर निर्भर करता है, तो उसके आकार पे निर्भर करता है, उसके शेप पे निर्भर करता है। लेकिन सर्वांगसम में क्या है, दोनों चीज पे ध्यान देना जरूरी है। उसका शेप और साइज दोनों यदि समान है तभी वो सर्वांगसम होगा। लेकिन समरूपता में सिर्फ उसका आकार सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज, ये ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज यदि इससे बड़ा हम ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, देखने में एक जैसा लग रहा है, ABC, इसका नाम डाल दे PQR। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कह सकते हैं, यानी देखने में ये समान है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तब ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समरूप होगा। और समरूप का सिंबल जो होता है, समरूप को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, समरूप को सिंपल इस तरीका से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये समरूपता का संकेत है। यानी आकृति जो है उसका समान होना चाहिए, देखने में एक जैसा लगना चाहिए। यदि मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा फिगर लेते हैं हम लोग, जैसे वृत्त मान लेते हैं, एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पे है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि ये फिगर कैसा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, तो समरूप है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है, क्योंकि उनका आकार एक समान है।
शेप जो है समान है, दोनों ये भी गोल ये भी गोल है, समान मिल रहा है, समान है शेप इसका, ठीक है, एक ही जैसा लग रहा है देखने में, एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। साइज इस पे मैटर नहीं करता है, सिर्फ इसका गुण जो है क्या होना चाहिए, कौन सा गुण, तो इसका आकार एक जैसा दिखने में होना चाहिए। यदि इसके अलावा यदि हम कोई लाइन ले लेते हैं, जैसे कह दिए एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, इसका नाम यदि हम लोग ए बी डाल दें, ये सी डी डाल दें, तब ये दोनों आकृति जो होगी आपस में क्या होगा, तो ये दोनों आपस में समरूप होगा, ये दोनों आपस में समरूप होगा, एक जैसा दिखने में लग रहा है, इसलिए ये दोनों समरूप होगा। यदि वर्ग का बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे एक वर्ग है या आयत है, इस तरीका का, ये दोनों भी क्या कहा जाएगा, आपस में समरूप कहा जाएगा। तो कोई भी दो आकृति समरूप होगी यदि उसका आकार यानी शेप सिर्फ समान होना चाहिए, उसके साइज कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद आगे हम लोग जो नोट करेंगे इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी यदि बहुभुज, दो बहुभुज दिया हुआ है तो वो दोनों आपस में समरूप होंगे, कब, कोई दो समान भुजा वाला बहुभुज, समान भुजा वाला बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा नंबर पे क्या है, ठीक है, कोई भी दो समान भुजा वाला बहुभुज समरूप कहा जाएगा, कब, यदि उसका संगत कोण बराबर है, ठीक है, साथ ही साथ संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दूसरा कथन क्या है, याद रखेंगे, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है। तो ये कोई भी बहुभुज यदि दिया रहे, बहुभुज कैसा होना चाहिए, समान भुजा वाला, यानी मान लेते हैं पंचभुज है, दो पंचभुज ले ले तो दोनों समरूप कहेंगे, कब, जब उनका संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। अब जैसे समझते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे एक फिगर ले लेते हैं, यहाँ पे पंचभुज मान लेते हैं, ले लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं एक पंचभुज ये है, ये दोनों पंचभुज है, ठीक है। अब यदि हम लोग कह दें कि इसका जो क्या है, संगत कोण बराबर है, मान लेते हैं ये वाला कोण यहाँ पे ए है, ये बी सी डी और ये ई, इधर इसका नामकरण करते, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है और ये टी है। यदि कोण ए का बात करें, ये कोण यदि हम लोग कहें कि 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री दर्शा रहा है, यहाँ पे कोण 110 डिग्री है, ये भी कोण 110 डिग्री जा रहा है। उसी प्रकार यदि इस कोण का नाम हम x डाल दें, ये भी कोण x है, यानी दोनों सेम है। इस कोण का नाम यदि y डाल दें और ये भी कोण क्या है, y है। ये यदि z है और ये भी कोण को हम लोग मान लेते हैं कितना है, ये z है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इसका संगत कोण बराबर है, यानी कोण a जो है किसके बराबर है, तो कोण p के बराबर नजर आ रहा है,
ठीक है। कोण बी जो है किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। कोण सी जो है किसके बराबर है, तो कोण आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कोण सी वाई है और आर भी कितना है, वाई है। कोण डी का मान x है, इधर कोण एस का मान x है। उसी प्रकार कोण ई का मान 110 है, इधर भी कोण टी का मान 110 डिग्री है। दोनों सभी आपस में बराबर है। यहाँ पे क्या है, इसका कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। साथ ही साथ इसका भुजा का अनुपात यदि समान मिल जाए, भुजा का अनुपात समान का मतलब यदि इसको 2 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं और ये 5 मान लेते हैं, तो उसी अनुपात में ये भी रहे। जैसे ये 4 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 10 हो जाए। तो भुजा का अनुपात कहने का मतलब जैसे ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी 4 है, पी क्यू 8 है, अर्थात इसको कैंसिल करने पे 1/2 अनुपात में लिखेंगे तो 1/2। इसका भुजा का अनुपात किस रूप में है, तो 1/2 में है। उसी प्रकार यदि अगला हम लोग बी सी और इधर क्यू आर का अनुपात निकालते हैं, तो बी सी कितना है, 5 है, क्यू आर कितना है, 10 है, कैंसिल करेंगे 1/2, अर्थात इसे हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि सी डी और एस आर का बात करते हैं हम लोग, तो सी डी 10 है, एस आर कितना है, 20 है, कैंसिल करेंगे 1/2, अर्थात यह किस रूप में होगा, तो 1/2 में होगा ये। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो कोण है, संगत कोण भी बराबर है, साथ ही साथ इसके भुजा का अनुपात भी बराबर है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो बहुभुज है क्या होगा, समरूप होगा। इस बात को ध्यान देना है हमको। कोई भी बहुभुज समरूप कब कहे जाएंगे, जब उसका संगत कोण बराबर है। ठीक है, उसका संगत कोण बराबर है, साथ ही साथ भुजा जो है एक ही अनुपात में, तभी वह समरूप होगा। और समरूप के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी आकृति समरूप कही जाएगी जब उसका शेप यानी आकार समान होना चाहिए। आमाप यानी साइज कोई मैटर नहीं करता, साइज बड़ा भी रह सकता है, छोटा भी रह सकता है, लेकिन देखने में एक समान होना चाहिए। अब इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 6.1 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 6.1 क्या कह रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं, तो कोई भी वृत्त यदि हम बनाएंगे तो वो दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे। जैसे मान लेते हैं एक वृत्त यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, दूसरा वृत्त यदि यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ एक का साइज बड़ा एक छोटा है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग इस दोनों वृत्त में क्या संबंध बता सकते हैं, तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या कहे जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे। एक देखने में एक ही समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सही आंसर इसमें समरूप हो जाएगा आपका। उसी प्रकार सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होंगे, तो सभी जितने भी वर्ग होंगे क्या होंगे, ये समरूप होंगे। एक समान देखने में, कोई बड़ा वर्ग है कोई छोटा वर्ग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आकार समान होना चाहिए, शेप समान होना चाहिए। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, तो समबाहु त्रिभुज, जितना भी समबाहु त्रिभुज है सभी समरूप होगा। समबाहु करने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ समबाहु त्रिभुज, यदि कोई समबाहु त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। कोई दूसरा समबाहु त्रिभुज यदि हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर के बराबर, सभी भुजा 7-7 है। तो इसी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। दोनों का जो आकार है वो समान है, दोनों त्रिभुज है, ठीक है, और एक बड़ा है एक छोटा है। तो हमको यहाँ पे समरूप होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका आकार समान होना चाहिए, देखने में एक जैसा लगे। ये भी समबाहु ये भी समबाहु है, इसकी भुजा 5 इसकी 7 है, ठीक है। तो साइज यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता बल्कि शेप मैटर करता है, आकार होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जितने भी त्रिभुज होंगे यानी समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे सभी समरूप होंगे। यही यदि दे देता कि समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम कब कहे जाएंगे, सर्वांगसम का मतलब सभी तरह से बराबर, सभी तरह से बराबर का मतलब यदि इस त्रिभुज को हम इस दूसरे त्रिभुज पे रखें तो उसे पूरी तरह से ढक ले, और ये तभी संभव है जब ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी वहाँ पे इसका साइज भी मैटर करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी तुरंत इसके पहले नोट करवाए थे हम लोग कि कोई भी दो बहुभुज समरूप होगा कब, यदि उसके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बराबर भरा जाएगा इसमें, ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं
संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी या फिर एक ही अनुपात में होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमको उदाहरण देना है। तो पहला जैसे यहाँ पे कह रहा है कि समरूप आकृति होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 वृत्त, ठीक है, कोई भी 2 वृत्त यदि हम ले लेंगे तो वो दोनों वृत्त आपस में कैसा होगा, समरूप होगा। एक बड़ा वृत्त ले लेंगे, एक छोटा वृत्त ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 आयत, ठीक है, दोनों आयत क्या होगा, तो दोनों आयत आपस में समरूप हो जाएगा। ये ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो इसका यदि हम लोग उदाहरण देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त तथा एक त्रिभुज। एक वृत्त ले लेते हैं और एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, तो ये कहीं से भी इस दोनों एक जैसा देखने में नहीं लग रहा है ये, ठीक है। तो इसी स्थिति में ये दोनों कभी भी आपस में समरूप नहीं होगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ग तथा एक आयत। तो वर्ग और आयत कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा उदाहरण है जो हम लोग ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी 2 बहुभुज समरूप कहा जाएगा कब, जब उसका संगत कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका प्रत्येक जो एंगल है, जैसे कोण ए 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर फिगर से स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका कोण है जो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए एक समकोण है जबकि कोण पी समकोण नहीं है, समकोण नहीं है, इनका संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इनका संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। इस कारण ये दोनों आकृतियां, समरूप नहीं होगी। तो ये बात को हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी 2 आकृति है समरूप कहा जाएगा यदि इसका संगत कोण बराबर हो, साथ ही उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पे कोण से हम तुलना करते हैं, कोण को देखते हैं, तो कोण यहाँ पे आपका 90 डिग्री सभी है, कोण ए भी 90 डिग्री है, बी भी 90 है, सी भी 90 है, डी भी 90 है, लेकिन यहाँ पे कोण पी क्यू आर एस ये 90 डिग्री जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसी स्थिति में इसका संगत कोण बराबर नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है तो दोनों आकृति समरूप नहीं होगा। लेकिन इसके भुजा का अनुपात बराबर है। जैसे यदि हम पी क्यू का तुलना हम लोग करते ए बी से, तो पी क्यू कितना है, तो 1.5, ए बी कितना है, 3 है, कैंसिल करने पे 1/2 आ जाएगा, ये अनुपात 1/2 है। उसी प्रकार क्यू आर बटा बी सी का बात करते हैं, तो क्यू आर भी 1.5 है, ये 3 है, इसको कैंसिल करने पे 1/2 चलाएगा। एस आर बटा सी डी, तो एस आर 1.5 और सी डी 3 है, इसको कैंसिल करने पे 1/2। तो यहाँ पे भुजा का तो अनुपात बराबर मिल रहा है, लेकिन इसका कोण का अनुपात, कोण जो है संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो आकृति होगी चतुर्भुज जो होगा ये समरूप नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जहाँ भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है आप इसके नोट्स को बढ़िया से पढ़ें, बुक से प्रैक्टिस करें इसके नोट्स को।